नमस्कार। आप सभी का हिंदी राइटर्स गिल्ड की इस फेसबुक लाइव गोष्ठी में पुनः स्वागत। मित्रों धन्यवाद। मित्रों पिछले कुछ समय से हम लोग हर 15 दिन के बाद आप सभी के सामने फेसबुक पर कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे हैं। कुछ चर्चाएं, आत्मीय बातचीत के माध्यम से हम लोगों ने कुछ विधाओं को, कुछ समस्याओं को, कुछ प्रश्नों को अपने सामने रखा और आप सबके वक्तव्यों और प्रश्न जो आप देते हैं फेसबुक लाइव में हमसे जुड़ते हैं, उसके माध्यम से हमने एक विस्तृत वैचारिक विमर्श उत्पन्न करने की कोशिश करी। आपस में साझेदारी के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं की। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता और नई पीढ़ी। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता के माध्यम से न केवल सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, बल्कि एक जनमत भी तैयार किया जाता है। और इस जनमत में साहित्यिक पत्रकारिता की भूमिका भी उतनी ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि आप रोज के अन्य आर्थिक पत्रकारिता या राजनीतिक पत्रकारिता के माध्यम से देखते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता हमारे पाठकों या लोगों के, जनता के मनों को गढ़ती है, उनकी चेतनाओं के विकास के द्वार खोलती है, विचारों को झकझोरती है और चरित्र का निर्माण करती है। किसी भी समाज के लिए सुदृढ़ चरित्र वाले लोग एक सशक्त और सुंदर समाज की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। इस सुंदर और सशक्त समाज की संरचना में साहित्यिक पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का इतिहास बहुत लंबा है। जान के बहुत खुशी होती है कि अब लगभग 154 वर्ष हो चुके हैं जब साहित्यिक पत्रकारिता प्रारंभ हुई थी। 15 अगस्त 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा से हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की निरंतर पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। उन्होंने निरंतर पत्र निकाला और कुछ समय के बाद फिर हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली और उसके 7 साल के बाद यानी कि 1874 में पहली स्त्री पत्रिका निकाली, बाला प्रबोधिनी। और उसके बाद एक लंबा समय चलता है, लगभग 34 वर्ष का समय चलता है, जब 1900 में सरस्वती का संपादन प्रारंभ होता है। सरस्वती के संपादन से हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता एकदम नए युग में प्रवेश कर गई, आधुनिक युग में प्रवेश कर गई, जहां से 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादन का जब कार्यभार संभाला, उसके बाद से उन्होंने लेखकों को गढ़ना शुरू किया, भाषा को गढ़ना शुरू किया, व्याकरण के और विचारों के नए मुहावरे पैदा करने शुरू किए। मित्रों, लेखक अगर अपने विचारों के सौंदर्य को हीरे की तरह से तराश कर अभिव्यक्त करता है, तो प्रकाशक उस हीरे की प्रकाश को लोगों के सामने लाने का काम करता है। वो जौहरी होता है जो लेखक की उस हीरक अभिव्यक्ति को लोगों के सामने प्रकाशित करता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी प्रकार का काम किया और अनेक हीरे उन्होंने गढ़े। उस जौहरी की तरह से उन्होंने भाषा और विचारों को गढ़ा कि कई लोगों को तो बहुत परेशानी भी हुई कि संपादक का इतना दखल क्यों है। उसके बाद बहुत लंबा इतिहास है। 1923 में मतवाला निकालते हैं, निराला, और उससे पहले 1922 में चांद की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। और ये पुराने जो हमारे इन पत्रिकाओं के जो प्रतियां हैं, वो आपको पुराने संग्रहालयों में नहीं, पुस्तकालयों में मिल जाएंगे। कहीं मारवाड़ी पुस्तकालय में मिल जाते हैं, कहीं अग्रवाल पत्रिकाएं मतलब अग्रवाल पुस्तकालयों में मिल जाती हैं। कुछ उस तरीके की पुराने पुस्तकालय जिनको अभी संरक्षित नहीं किया गया है, वहां से भी शोधार्थियों ने पुराने जो प्रतियां हैं उनको ढूंढ कर निकाला है और इसके इतिहास को ढूंढ करके उसकी जो निरंतरता है उसको ढूंढने की कोशिश की है कि किस प्रकार से पत्रकारिता ने जनमानस को गढ़ा है। विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक और 1930 में निकाला हुआ प्रेमचंद के द्वारा हंस, फिर जागरण, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विश्व भारती, नया समाज और ज्ञानोदय 1949 में निकला।
और उसके बाद से नई धारा, नवगीत, कहानी, नई कहानी करते हुए 1950 में धर्मयुग का प्रारंभ हुआ। हम सभी जानते हैं कि धर्मयुग ने 1960 में जब धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग संभाला, तब उसके बाद किस प्रकार से हिंदी साहित्य ने एक नई करवट ली, कितने ही नए लेखक हमारे सामने आए, नई विचारधाराएं सामने आई और हिंदी साहित्य का विकास हुआ। इसके साथ ही साहित्य अमृत आलोचना 1951 में आलोचना शिवदान सिंह चौहान जी ने निकाली थी और उसके बाद फिर नामवर सिंह जी ने इसे संभाला था। 1986 में हंस का संपादन प्रारंभ किया राजेंद्र यादव जी ने, फिर पहल ज्ञान रंजन जी ने, सारिका, कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, ये सब जो नाम हैं वो सब हमारी पीढ़ी के, यानी कि जो पिछले 25, 30, 40 सालों से जो पीढ़ी पढ़ रही है, वो इन पत्रिकाओं के माध्यम से कहानी, कविता, लेख, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज, अनेक विधाओं से न केवल परिचित होती चली गई, बल्कि अपनी सुरुचि को भी उसने संवारा, गढ़ा है उसने इन पत्रिकाओं के माध्यम से। अनेक लेखकों का जन्म हुआ है इन पत्रिकाओं के माध्यम से। अनेक लेखक उस शीर्ष पर पहुंच सके जहां पर वो आज हैं, इन पत्रिकाओं के माध्यम से। और आज के समय में जब तकनीक ने इतना अधिक विकास कर लिया है कि हम आपसे कनाडा में बैठे हुए भारत और विश्व के अन्य देशों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तब अनेक साहित्यिक ब्लॉग, साहित्यिक पत्रिकाएं न केवल प्रिंट माध्यम से, बल्कि हमारे तकनीक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अंतरजाल के माध्यम से भी हम सबके सामने हैं। अमृत प्रभात, जनसत्ता, शुक्रवार, साक्षात्कार, वागार्थ, तद्भव, समयांतर, समकालीन कथा, कथा देश और अक्षर पर्व, पाखी, परिकथा, जानकी, पुल, गवेषणा, और अब आप जानते हैं कि इतनी सारी पत्रिकाएं हैं कि कई बार तो पाठक ये भी भ्रमित हो जाता है कि कौन सी पत्रिका पढ़े और कौन सी नहीं। लेकिन इतनी सारी पत्रिकाओं का होना यह बताता है कि हमारे पाठकों को इस प्रकार की साहित्यिक पत्रकारिता की आवश्यकता है। इस साहित्यिक पत्रकारिता को बनाए रखने की आवश्यकता भी है, और इस बनाए रखने के पीछे इस प्रकार की जो आज हमारी जो चर्चा चल रही है, नई पीढ़ी और हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता, उसकी चर्चा की भी आवश्यकता है। तो आज हमारे मंच पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हैं आज भारत से अरुण देव, जो समालोचन ब्लॉग, समालोचन पत्रिका का संपादन पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं। 2010 में अरुण देव जी ने इसका प्रारंभ किया और इस समय समालोचन का बताएंगे, वो खुद उसका इतिहास बताएंगे, अपने अनुभव को बताएंगे। लेकिन समालोचन का जो आज स्थान है हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं के बीच, वह अपने आप में एक इस बात की मिसाल है कि लगन, मेहनत, सही चयन से व्यक्ति, चाहे वो ब्लॉग इंटरनेट के माध्यम से आ रहा हो, चाहे प्रिंट के माध्यम से आ रहा हो, उस स्थान तक पहुंच सकता है कि उसकी उपस्थिति बाकी सारी पत्रिकाओं को और लेखकों को गढ़ने का काम करती है। तो हम अरुण देव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये एक स्वयं कवि हैं, आलोचक हैं। अरुण देव जी, आपका हार्दिक स्वागत। समालोचन पत्रिका के बहुत से पाठक यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे नए पाठक अब आज इस कार्यक्रम के बाद, आपसे बातचीत के बाद, बनेंगे भी। मैं सुमन कुमार घई जी का स्वागत करती हूँ, जो आज के कार्यक्रम के संचालक भी हैं और साहित्यकुंज.net के संपादक भी हैं। 2003 में सुमन जी ने साहित्यकुंज.net का प्रारंभ किया और तब से ये पत्रिका देश विदेश में अपने लेखकों को जोड़ती चली जा रही है। एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्यिक परिवार साहित्यकुंज ने बनाया है और नए मानक अपने संदर्भ में गढ़े हैं। हर पत्रकार और हर संपादक बहुत मेहनत करता है, लेकिन वहीं पर अंतर आ जाता है उसकी दिशा का, कि वो किस दिशा में जा रहा है, और अपनी दिशाओं में वो अगर मेहनत, कर्मठता के माध्यम से परचम फहराता है तो उस पत्रिका का नाम बहुत ऊंचे तक जाता है। साहित्य कुंज ने एक ऐसी दिशा अपनाई जहां वह नई पीढ़ी को तो प्रोत्साहन दे ही रहा है, साथ ही साथ प्रतिष्ठित लेखकों को भी वह स्थान देता है, अपने उनमें उनको उनकी रचनाओं को छापता है।
और साथ ही अब पिछले वर्ष से विशेषांकों के माध्यम से नए विमर्शों को और पुराने विमर्शों को नए संदर्भों में जीवित करने का काम भी उन्होंने किया है। तो साहित्यकुंज.net और समालोचन.com के साथ साथ आज नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के रूप में क्षितिज जैन हमारे साथ जुड़े हैं भारत से, जो केवल 18 वर्ष के हैं, प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में और साहित्य.हंट के जो सह संपादक हैं। साहित्य हंट पत्रिका इन्होंने अभी प्रारंभ करी है इसी वर्ष अपने मित्र के साथ मिलकर के, और इस पत्रिका के माध्यम से वो नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं और भाषा की और व्याकरण की शुद्धता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भाषा, व्याकरण और विचार की शुद्धता को बनाए रखना नई पीढ़ी के सामने या हम सब के सामने आज एक चुनौती भरा काम लगता है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे पत्रिकाएं बिना संपादन के जब सामने आती हैं, तब ऐसे में ऐसी चुनौतियां खड़ी होती है जिनके बारे में बातचीत आज होगी। मैं थोड़ा सा परिचय सिर्फ एक एक लाइन में और दे देती हूँ कि अरुण देव जी के जो 3 कविता संग्रह हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। क्या तो समय 2004 में निकला था, भारतीय ज्ञानपीठ से पहला संग्रह निकला। कोई तो जगह हो 2014 में और उत्तर पैगंबर 2020 में राजकमल से प्रकाशित हुआ। और कोई तो जगह हो 2013 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। और नेपाली, मराठी, बांग्ला, असमिया, अंग्रेजी में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। अरुण देव जी, आपका पुनः स्वागत यहाँ पर। सुमन कुमार घई जी भी लेखक है और कहानियां और कविताएं लिखते हैं। लाश एवं अन्य कहानियां इनकी ई पुस्तक है। हम सभी सुमन कुमार जी से परिचित हैं, हिंदी राइटर्स गिल्ड के सह संस्थापक निदेशक, और इसके साथ ही साथ बहुत लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। हिंदी चेतना से जुड़े, उससे पहले हमारे जो अन्य पत्रिकाएं आ रही थी नेट पर, जैसे हिंदी नेस्ट.com से और अभिव्यक्ति अनुभूति.com या .org से भी जुड़े रहे हैं। और उसके बाद 2003 में उन्होंने साहित्य कुंज का प्रारंभ किया। तो अखबार से भी यहाँ से जुड़े रहे और पत्रिका से भी जुड़े रहे, प्रिंट माध्यम से भी जुड़े रहे, ब्लॉग से भी जुड़े रहे। तो एक बहुत बड़ा अनुभव क्षेत्र है सुमन जी के पास। और पिछले कुछ महीने पहले ही संपादन हम लोगों ने जो किया था, एक बड़ा संभावनाओं की धरती और सपनों का आकाश, हम लोगों ने कविता संग्रह और कहानी गद्य संग्रह भी यहाँ से कनाडा से प्रकाशित किया। तो पुस्तक और पत्रिकाएं दोनों के माध्यम से बहुत बड़ा अनुभव संसार लेकर के सुमन जी यहाँ पर उपस्थित है। क्षितिज अभी बिल्कुल नए हैं, 18 वर्ष की आयु में ही, लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, वही वाली बात है कि इन्होंने कई कहानियां, कविताएं लिखी हैं और साहित्य कुंज के साथ निरंतर जुड़े रहे हैं। साथ ही इन्होंने 2016 में आकाशवाणी माउंट आबू से भेंटवार्ता करी और कुमुद टिक्कू, जो कि राष्ट्रीय स्तर की कहानी प्रतियोगिता थी, उसमें अन्य श्रेष्ठ कथा सम्मान भी प्राप्त किया है। आप सभी का बहुत स्वागत। हमें पूरा विश्वास है कि आज की आपकी बातचीत के माध्यम से हमें आपके विस्तृत अनुभव क्षेत्र से और आपके प्रश्नों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने, जानने को मिलेगा। आप सभी का स्वागत। और मंच से हमारे जो जुड़े हुए हैं फेसबुक के अन्य हमारे मित्र, उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मंच अब सुमन कुमार घई जी को सौंपती हूँ कि वे आए और बातचीत प्रारंभ करें। धन्यवाद। आदरणीय शैलजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, आपका हार्दिक अभिनंदन। हिंदी राइटर्स गिल्ड और साहित्य कुंज की ओर से इस कार्यक्रम में मैं अरुण देव जी, जो संपादक और प्रकाशक है समालोचन, और साहित्य के सह संपादक क्षितिज जैन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है कि आज की बातचीत हिंदी साहित्य के और विशेषकर युवा लेखकों, संपादकों और प्रकाशकों के लिए प्रेरक होगी और हिंदी साहित्य भाषा के पाठकों और प्रेमियों के लिए रोचक होगी। आज की बातचीत में हम साहित्यिक पत्रकारिता के या प्रकाशन की व्यक्तिगत अनुभव यात्रा की बात करेंगे, प्रकाशन में आने वाली चुनौतियों, उनके समाधानों के बारे में बात करते हुए वर्तमान स्थिति की चर्चा करेंगे और भविष्य की संभावनाओं पर भी बातचीत होगी। अंत में नई पीढ़ी को संदेश भी मिलेगा।
हिंदी की साहित्यिक पत्रिका चाहे वह प्रिंट माध्यम की हो या इंटरनेट के माध्यम की, या आपके पास एक पीडीएफ प्रकाशन की तरह पहुंचे, या एक ये साहित्यिक वेब पोर्टल या वेबसाइट हो, इन सबको निरंतर प्रकाशित करने रहना परिश्रम और साधना के बिना असंभव है। आपकी बातचीत का केंद्र बिंदु इंटरनेट का प्रकाशन ही रहेगा। हालांकि मैं प्रिंट मीडिया की साहित्यिक पत्रकारिता से भी संबंधित रहा हूं, परंतु इंटरनेट के सामर्थ्य के महत्व को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम देश विदेश में रहते हुए भी एक मंच पर जुड़कर इंटरनेट के माध्यम से विचार विमर्श करने में समर्थ हुए हैं। हम देखते हैं कि शायद इस समय हिंदी साहित्य की सैकड़ों वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पीडीएफ पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। कुछ वर्षों से हो रही हैं, कुछ आरंभ होती हैं और फिर अधर में लटक जाती हैं या थोड़े समय में ही लुप्त हो जाती हैं। परंतु ये सभी प्रयास सराहनीय हैं, क्योंकि इन सबके मूल में साहित्य को जन जन तक पहुंचाने की भावना अवश्य होती है। इस समय युवा वर्ग इंटरनेट की हिंदी दुनिया में बहुत सक्रिय है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गंभीर लेखन हो या प्रकाशन में सक्रिय हो। यूनिकोड हिंदी टाइपिंग सुविधा के कारण रोमन लिपि में हिंदी टाइपिंग लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है। एक समय था कि कुछ विद्वान कहने लगे थे कि शायद हिंदी को देवनागरी छोड़कर रोमन लिपि को ही अपना लेना चाहिए। आज ये हास्यास्पद लगता है, परंतु उस समय पर इस पर गंभीर चर्चा भी हुई थी। आज हम इंटरनेट पर 3 पीढ़ियों को देख सकते हैं। पहली पीढ़ी जो प्रिंट के माध्यम में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं को ही मान्यता देती रही। हाँ, अब वह इंटरनेट की शक्ति को कुछ समझने लगे हैं, परंतु संशय अभी भी बना हुआ है। प्रिंट का रोमांस जीवित है। दूसरी पीढ़ी वह है ये जो दोनों माध्यमों को मान्यता देती है। तीसरी पीढ़ी वह जो जन्म से या बचपन से ही इंटरनेट के युग में पले बढ़े हैं। उनके लिए इंटरनेट का होना सामान्य बात है। इंटरनेट विश्वव्यापी माध्यम है, मुद्रित माध्यम की तुलना में सस्ता है, आसान है और मैं तो ये भी कहूँगा ये भविष्य है। हम लोग अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अरुण देव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। अब हम उसी एक क्रम का अनुसरण करेंगे कि पहले अनुभव यात्रा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत, आपस में प्रश्न और टिप्पणियां होंगी, फिर चुनौतियां, संभावनाएं और इस ढंग से बातचीत करते रहेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का आभारी हूं कि उन्होंने ये इतना सुंदर अवसर दिया है मुझे बोलने के लिए। माफ करिएगा, थोड़ी सी मुझे जुकाम सा है थोड़ा सा, तो आवाज मेरी आपको ऐसी जा रही होगी। साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव की बात हो रही थी, तो मैं बता दूं कि मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर शोध कार्य किया है। मेरा पीएचडी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है, उनकी आलोचना का सामाजिक लक्ष्य। और ये काम मैं जेएनयू में जब कर रहा था, तो उस समय मेरी इच्छा थी कि हिंदी में कोई एक ऐसा अखबार हो जो द हिंदू के टक्कर का हो। यानी हिंदी में जो पत्रकारिता उस समय हो रही थी, उससे मैं बहुत असंतुष्ट था। और उस समय जो हिंदी की पत्रकारिता थी, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां लगभग नदारद थी, साहित्यिक चीजों के लिए भी बड़ी जगह कम रहती थी। उसकी तुलना में जब द हिंदू अखबार को मैं देखता था, तो विस्मित हो जाता था कि अखबार अपने कलाकारों के लिए, अपने संगीतकारों के लिए, अपने चित्रकारों के लिए
अपनी नृत्यांगनाओं के लिए कितना समर्पित है और 4-8 पेज में बढ़िया फोटो के साथ, अच्छे चित्रों के साथ उनके इंटरव्यूज और इतनी बढ़िया सामग्री देता है। तो क्या ये संभव हो सकता है कि हिंदी में भी कोई ऐसा अखबार निकले? तो मेरे सहपाठी मुझसे पूछते थे कि भाई आपके जीवन की क्या इच्छा है? आप क्या करना चाहते हैं? आप आईएएस बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो मैं उनसे यही कहता था कि यार मेरी तो इच्छा यही है कि मैं हिंदी में द हिंदू की टक्कर का कोई अखबार निकालूं। जाहिर है ये संभव नहीं था क्योंकि ये अखबार निकालना बहुत ही खर्चीला काम है और घाटे का भी काम है। खासकर द हिंदू जैसा अखबार अगर आप निकालते हैं तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए कई साल तक घाटा उठाने के लिए, जो कि संभव नहीं था। लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने अपने फेलोशिप के पैसे से अपना कंप्यूटर खरीदा, पर्सनल कंप्यूटर। शायद मैं हिंदी का पहला आदमी था जिसके पास अपना कंप्यूटर था। ये 2000 शुरू नहीं हुआ था, 1997-98 के आसपास। हो सकता है किसी और के पास हो, लेकिन जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ दूसरे डिसिप्लिन के लोगों के पास तो कंप्यूटर थे, लेकिन हिंदी के किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। और मैंने कंप्यूटर खरीदा, उस समय महंगे आते थे वो, और मेरे कई सालों के फेलोशिप के पैसे उसमें लगे। और शायद मैं पहला व्यक्ति हूँगा जिसने अपना पीएचडी खुद टाइप किया अपने कंप्यूटर पे। उस समय नेट की गति बहुत धीमी थी। दिल्ली जैसे महानगर में भी लाइब्रेरी में हमें पर्चियां मिलती थी आधे-आधे घंटे, 15 मिनट के लिए कि आप जाके कोई खोज सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें भी नेट बहुत स्लो रहता था। ज़ाहिर है उस समय तो ये सब संभव नहीं हो सकता था इस देश में। फिर उसके बाद मैं आ गया, एक नजीबाबाद जगह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तहसील है, और ये जगह ऐसी थी जहाँ अभी भी विद्युत आपूर्ति और नेट अनियमित है। आज से 10-12 साल पहले तो आप पूछिए ही मत। बिल्कुल ही स्थिति ऐसी नहीं थी कि यहाँ से आप कुछ कर सकते थे। लेकिन जो ही नेट की 2G ही समझ लीजिए आप, सेवा शुरू हुई, मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। और 10 साल पहले, 10 साल हो गए हैं समालोचन के, मैंने इस पत्रिका के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय तमाम ब्लॉग्स थे हिंदी में और कुछ पत्रिकाएं भी थी, लेकिन जाहिर है कि हिंदी का जो समाज है, हिंदी का जो साहित्यिक समाज है, उनमें उनकी कोई पहचान नहीं थी और उन्हें कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था। और यहाँ तक कि कई बार उनमें छपना हास्यास्पद माना जाता था। बहुत बात तक लोग फेसबुक पे जो छपते थे उनमें लोग कहते थे कि ये फेसबुकिया कवि है। तो मैंने इस माध्यम को गंभीरता से लेना शुरू किया और मैंने कहा कि नहीं, इसमें एक पत्रिका निकाली जाए। तो माध्यम इसलिए अच्छा था क्योंकि एक तो ये गूगल पे निकलता था और ये सुरक्षित भी था। तो नाम मैंने रखा इसका समालोचन। ये आलोचना से प्रभावित नाम है, जो नामवर सिंह की पत्रिका थी, और इसके साथ ही मुझे सरस्वती पत्रिका से भी प्रेरणा मिलती रहती थी। तो मैं चाहता था कि एक मुख्य धारा की एक पत्रिका निकले और जिसमें सरस्वती की तरह एक तमाम चीजों के लिए जगह हो और आलोचना पत्रिका की तरह बहुत गंभीर और रिग्रेस हो, बिल्कुल हल्की बिल्कुल ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे शुरू किया था। तो शुरू में लोग, जो स्थापित लोग थे, वो इसमें चीजें देने से हिचकिचाते थे। यहाँ तक कि उनकी इच्छा रहती थी कि वो जो उनका छपा हुआ है कहीं प्रिंट में और उसे छाप ले। लेकिन चूंकि मेरी खुद की एक कवि की छवि बन गई थी और जो मुझे जानते थे वो मेरे प्रकृति से परिचित थे, उन्हें लगता था कि भाई ये जो काम कर रहे हैं तो काम गंभीर ही होगा। धीरे-धीरे युवा लोगों का सहयोग मिला और फिर धीरे-धीरे वरिष्ठ लोग भी उससे जुड़ते चले गए। हिंदी का साहित्य कोई ऐसा वरिष्ठ लेखक नहीं होगा जो समालोचन में नहीं छपा होगा। नामवर सिंह छपे हैं, मैनेजर पांडे छपे हैं, कवि पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब पर एक समीक्षा छपी है और लेख छपे हैं। विष्णु खरे का कॉलम बहुत दिन तक आता रहा। यानी जो एक मुख्य धारा जिसको हम कहते हैं, वो पहली बार समालोचन पर आई, उसने उसका स्वाद चखा। प्रस्तुति पर मैं ध्यान देता था क्योंकि मेरा मानना था कि ये जो माध्यम है वो सिर्फ देखने का, सिर्फ पढ़ने का नहीं है, देखने का भी है। तो इसमें प्रस्तुतिकरण पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वो चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो लोग पढ़ेंगे नहीं। तमाम हमारे समय की जो ब्लॉगिंग पत्रिकाएं थी वो इसीलिए नष्ट हो गई कि वो लोग उन्हें जैसे तैसे चीजों को उस पर
पेस्ट कर दिया करते थे। तो मैं बड़े सावधानी से उन्हें प्रस्तुत करता था, उनके लिए संदर्भित पेंटिंग या चित्र की तलाश करता था, लेखक का परिचय जाता था और मेरी एक छोटी टिप्पणी जाती थी। तो धीरे-धीरे इसका असर होने लगा। पहले सप्ताह में मैं 3 अंक देता था, जो एकल अंक होते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही इतनी सामग्री आने लग गई कि अब मुझे लगभग रोज़ ही देना देना पड़ता है। 1700 अंक मैंने प्रकाशित कर दिए हैं और लगभग उतने ही उसपे पेंटिंग्स और चीज़ें मिलेंगी आपको। इसका ज़िक्र इस पर एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने की थी, जो कि पत्रिकाओं पे तो मैंने नहीं देखा है कभी कि कोई अंग्रेजी अखबार या इंडियन एक्सप्रेस करता हो। द हिंदू ने दसियों बार इसका ज़िक्र किया और तमाम पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि सैराट फ़िल्म पे हमने 11-12 लेख प्रकाशित किए थे। तो एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने पूरा प्रोग्राम इसके माध्यम से रखा था, समालोचन के माध्यम से। तो ठीक है, फिर बहुत जल्दी ही हिंदी के लोगों को लग गया कि नहीं, ये बहुत गंभीर मंच है, गंभीर माध्यम है और इसमें स्तरीय चीज़ें ही प्रकाशित होंगी। तो अब इसकी तुलना हिंदी की जो श्रेष्ठतम पत्रिकाएँ हैं, आलोचना, तद्भव और पहल की तरह इसे लिया जाता है और इनमें छपना और पढ़ना और इस पर आना एक प्रतिष्ठा का विषय है। तो ज़ाहिर है कि ये 10 साल तक की मेरी लंबी यात्रा रही है और इस पत्रिका के संचालन में किसी तरह का क्यों आर्थिक मदद मैंने कहीं से नहीं ली है, यहाँ तक कि इसमें मैं विज्ञापन भी नहीं देता हूँ। गूगल के जो विज्ञापन आते हैं वो भी मैं नहीं देता हूँ इसमें और इसमें 5-6 घंटे का मेरा रोज़ का ये परिश्रम है। लोग कहते हैं कि भई ये काम आप 10 साल से लगातार कैसे कर सकते हैं? रोज़ 5-6 घंटा आप इसे देते हैं। लेकिन मैं इसे देता हूँ क्योंकि मेरा मानना था कि ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें कॉर्पोरेट की तो रुचि होगी नहीं और सरकारी संस्थाओं को तो इसकी अभी भी समझ नहीं है। तो ज़ाहिर है किसी न किसी को इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो वो मैंने उठाया और मुझे देखकर ये खुशी हो रही है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ये काम पहले से कर रहे थे। समालोचन ने बस ये किया कि उसको एक पहचान दे दी, एक स्तरीयता दे दी और वो आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम संदर्भ कई विदेशों के विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में ये रीडिंग मटेरियल में है और इसमें छपना भी बहुत आसान नहीं होता है। जो इसके लेखक हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। बहुत मुश्किल से इसमें छप पाते हैं लोग और साल में कोई आदमी 2-3 बार से ज़्यादा छप भी नहीं पाता है इसमें। तो ये जो एक रहा, तो इससे ये इसकी यात्रा ये इस तरह की रही शुरू में, तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए। अच्छा, मेरी जो स्थिति थी उसमें मैं कोई सेंसरशिप इस पे नहीं लगाता था। अगर किसी किसी मेरे बड़ी प्रिय की भी कोई आलोचना है, तो वो इसमें छपती थी। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे कि भई ये कैसे छप गया? लेकिन मैं ये देखता था कि हाँ, वो आलोचना की भाषा में हो, गाली-गलौज ना हो। अगर वो बहुत कठोर आलोचना है, तो भी उसे छापी जानी चाहिए। तो वो उसमें छपती थी। तो ये जो मैं कर पाया हूँ, वो कर पाया हूँ। तो ये मेरी यात्रा रही है और अभी भी ये जारी है। अब आप लोगों के सहयोग से अ, इसमें चुनौतियाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वही चुनौतियाँ जो प्रिंट माध्यम की हैं। हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं की, खासकर प्रिंट माध्यम की जो चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ हमारे सामने भी हैं। 2 चुनौतियाँ हैं, एक चुनौतियाँ पाठक और दूसरे चुनौतियाँ आर्थिक सपोर्ट। तमाम हिंदी की पत्रिकाएँ धीरे-धीरे काल कवलित हो गईं, बंद हो गईं। इसलिए बंद हो गई क्योंकि धीरे-धीरे पाठक उनके कम होते चले गए। बहुत सीमित पाठक हैं। आज हिंदी की जो प्रिंट पत्रिकाएँ हैं, कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है जो 10,000 छपती हो। मैं जानता हूँ कई ऐसी पत्रिकाएँ हैं पुस्तक की तरह 1000-2000 प्रतियाँ छपती हैं। अब 60-70 करोड़ बोलने वाले हिंदी लोगों के बीच में अगर कोई पत्रिका 1000 छप रही है, 2000 छप रही है, तो उसका कोई क्या मतलब रह जाता है? तो ये इसीलिए है क्योंकि उसके पाठक नहीं है और फिर इन पत्रिकाओं को चलाने के लिए धन भी चाहिए होता है। जब उसे कोई खरीदेगा नहीं तो वो धन कहाँ से मिलेगा? आप विज्ञापन से कब तक चला लेंगे? तो यही हाल मेरा भी है। कब तक मैं ये सब करता रहूँगा और अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो मुझे किसी सहयोगी की भी ज़रूरत पड़ेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे कुछ देना भी चाहूँगा। यहाँ तक कि कुछ लेखक जो मेरे पास भेजते हैं मैं उन्हें भी देना चाहता हूँ। लेकिन उसमें से ज़ाहिर-सी बात है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये चुनौतियाँ मेरे सामने भी हैं और ये चुनौतियाँ प्रिंट के सामने भी थी। तीसरी चुनौती ये कि ये माध्यम लगातार अपने आप को बदल रहे हैं और तमाम नए-नए माध्यम आ रहे हैं, जिसमें नए-नए तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो भी एक चुनौती है।
संभावनाओं की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि अनंत है संभावनाएँ, हम इसका प्रसार कर सकते हैं। इसकी ऊँचाई तो हमने प्राप्त कर ली है लगभग। एक इलेक्ट्रिक माध्यम में, एक डिजिटल माध्यम में एक पत्रिका जो मैक्सिमम कर सकती है, वो मैं मानता हूँ कि मैंने कर लिया है। थोड़ी-सी उसमें और गुंजाइश रह गई है। लेकिन उसमें उसके प्रसार का बहुत बड़ा अभी काम बाकी है और अगर किसी पत्रिका को 50-60 लाख रोज़ लोग ना पढ़ें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो लोगों तक पहुँच पाई है, जो कि वो अभी नहीं पहुँच पाई है। तो ये इसकी संभावना है, यहाँ तक हमें पहुँचना होगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी। आपने कुछ जो बातें कहीं, तो आपने तीनों चीज़ें इसमें अपनी कवर कर ली हैं। चुनौतियाँ, संभावनाएँ, इस पे हम फिर वापस लौट के बातचीत करेंगे। और जो आपने बताया, ऐसे अनुभव कुछ मेरे भी रहे हैं। अब मैं क्षितिज जैन को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने साहित्य हट शुरू की है। उससे पहले शायद प्रतिलिपि वगैरह में भी प्रकाशित होते रहे हैं। तो वो अपने अनुभव बताएं कि उनके विचार कैसे आया इस पत्रिका को प्रकाशन शुरू करने के लिए। आपके मित्र जो है राजेंद्र गुरु शास्त्री और प्रीति मिश्रा, ज्योति मिश्रा मैं बोल रहा था ना, और भी कुछ लोग हैं इनके साथ। उनका सहयोग आपको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे आप अलग-अलग शहरों में रहते हैं, एक ही विचारधारा के हुए, और कैसे आपने ये शुरू किया? आइए क्षितिज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर मैं आपका ही हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साहित्य कुंज का और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले मैं सर्वप्रथम साहित्य कुंज में ही प्रकाशित हुआ था और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आज आपके ही सामने बैठ के कुछ अपनी बातें रखूँगा। साहित्य हंट के बारे में अगर कहूँ तो हमारा अनुभव कोई बहुत लंबा नहीं है। हमने जून 2020 में ही ये पत्रिका चालू की, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है। लेकिन कुछ सामान्य चीज़ें जो एक छात्र होने के नाते और कुछ सामान्य चीज़ें जो एक हिंदी के लेखक और पाठक होने के नाते मुझे महसूस हुई, मैं वही आपके सामने बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो सर जैसे आपने कहा कि हम आपस में जुड़े कैसे और हमने ये निर्णय कब लिया? तो ज़ाहिर-सी बात है सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान आज की तकनीकी युग का ही है। प्रतिलिपि पर मैं भी था और राजेंद्र जी भी थे, वहीं से हमारा संपर्क बढ़ा और वस्तुतः जो बाकी लोग हैं जैसे धर्मेंद्र जी हो गए या ज्योति जी हो गई, ये राजेंद्र जी के साथ ही जुड़े हुए थे। किंतु हम सब अलग-अलग शहर में रहते हैं, ज्योति जी उत्तर प्रदेश में है, राजेंद्र जी अभी मुंबई में थे और मैं जयपुर में हूँ। तो वस्तुतः ये तकनीक का ही योगदान है जिसने हम सबको एक साथ जोड़ा। लगभग साल भर तक संपर्क रखने के बाद मुझे खुद भी अनुभव हुआ और राजेंद्र जी का भी यही मानना था कि प्रतिलिपि पर बहुत सारे प्रतिभाशाली ऐसे युवा लेखक थे, जिनके पास प्रतिभा तो थी, जिनकी रचनाएँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वे उसे कहीं साहित्यिक मंच पर या साहित्यिक पटल पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि चाहे प्रतिलिपि पे लिखकर उन्होंने अपने आप को तराशा हो, लेकिन हर लेखक के मन में इच्छा रहती है कि वो कहीं न कहीं प्रकाशित हो। कहीं न कहीं उसे स्थान मिले, कहीं न कहीं उसे नाम मिले और उस मंच का उनके पास अभाव था। तो सितंबर 2019 में राजेंद्र जी का ही ये उन्होंने भैया ने उपाय दिया। उन्होंने सुझाया कि क्यों ना एक ई-पत्रिका शुरू की जाए और ई-पत्रिका शुरू करने का कारण बड़ा स्पष्ट था कि इसमें धन का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और ये अपेक्षाकृत प्रिंट मीडिया से बहुत सरल है। तो सितंबर में ये हमारी बात चालू हुई, लेकिन भी कुछ कारणों से हम लेट हो गए और फिर बीच में कोरोना आ गया। उस कारण 7-8 महीनों तक हम कुछ कर नहीं पाए। फिर दोबारा मई में काम अंक निकालना प्रारंभ किए और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम सभी अनुभवहीन थे लगभग। लेखन का भी एक सीमित ही अनुभव था और संपादन का तो खैर अनुभव ना के बराबर था। तो उन परिप्रेक्ष्यों में हमने साहित्य हंट को निकाला और अभी फरवरी का अंक फरवरी का अंक भी निकल चुका है, मार्च का अंक भी निकल चुका है। तो कुछ सफलता साहित्य हंट की सबसे बड़ी मैं ये कहूँगा कि हमने उन लोगों को मंच देने में सफलता पाई है जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन जो कहीं प्रकाशित नहीं हो पाए।
हिंदी साहित्य को अगर हमें आगे बढ़ाना है, उसे पुनः संवर्धित करना है, तो हमें उन चेहरों को सामने लाना पड़ेगा, जो इतने प्रमुख नहीं हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जिनके पास अपनी बात रखने का कोई ज़रिया नहीं है। साहित्य हंट ने उन्हीं लोगों को, उन्हीं लेखकों को एक स्थान दिया है। इसके नाम के पीछे की कथा भी बड़ी विचित्र है, बड़ी रोचक है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि नाम क्या रखें। मैंने एक नाम सुझाया था मुखर लेखनी, लेकिन जो हमारे युवा मित्र थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ज़माना युवाओं का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और अब तो हमारी भाषा भी हिंग्लिश हो चुकी है। ना वो पूरी तरह हिंदी है, ना वो पूरी तरह इंग्लिश है, वो हिंग्लिश मिश्रण है उस भाषा का। तो उसी इंग्लिश मिश्रण को जारी रखते हुए साहित्य हंट नाम रखा जाए। ये कुछ अनोखा भी होगा, कुछ युवाओं को ये आकर्षित भी करेगा और ये अपने आप में एक नई पहल होगी। तो साहित्य हंट के नाम में ही वस्तुतः युवाओं का समर्पण है, युवाओं का ध्येय है कि किस प्रकार हिंदी साहित्य को पुनः जन-जन तक पहुँचाने के लिए, इसे जन-जन का साहित्य बनाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इसमें मैं एक बात यह भी मानता हूँ कि जो ये डिजिटल माध्यम है, ई-पत्रिका का माध्यम है या वेब पत्रिका का माध्यम है, ये एक प्रकार से हिंदी की बदलते हुए युग को प्रतिक्रिया है। ये एक उदाहरण है कि कैसे हमें समय के साथ खुद को बदलना पड़ेगा और हिंदी साहित्य ने काम बड़े अच्छे से किया है कि पारंपरिक मार्गों का पूरा सम्मान करते हुए, उन्हें यथावत रखते हुए, हमने आधुनिक तरीकों को अपनाया है और उसका परिणाम सामने। जैसे अरुण देव जी ने भी अभी कुछ देर पहले कहा था कि तकनीकी माध्यमों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। किंतु मैं यह कहूँगा कि आज के समय में इस आधुनिक प्लेटफ़ॉर्म ने, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म ने हिंदी को वैश्विक हिंदी बनाने में योगदान दिया है। साहित्य कुंज का ही उदाहरण ले लीजिए जिसमें पूरी दुनिया भर के हिंदी लेखक छपते हैं। साहित्य हंट में भी कुछ विदेशों के लेखक छपते आए हैं और जैसे आज हम सामने बैठे हुए हैं तो ये भी वैश्विक हिंदी का उदाहरण है और यही वैश्विक हिंदी का उदाहरण आज का डिजिटल साहित्य दे रहा है। डिजिटल साहित्य में वह संभावना है कि वह हिंदी साहित्य को एक सीमित परिधि से बाहर निकाल के उसे जन-जन तक पहुँचाए क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल कोर्स या पढ़ाई में भी लोग ऑनलाइन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। हम खुद अभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारे पास अधिकतर किताबें पीडीएफ फॉर्म में हैं क्योंकि हार्ड कॉपीज़ मिली नहीं कोरोना के बाद। तो ये पीडीएफ फॉर्म एक बड़ा ही सुविधाजनक और कन्वीनिएंट माध्यम है, जिसके माध्यम से बिना कुछ विशेष खर्चा किए, बिना डाक खर्च लिए, बिना डाक में भेजे, आप अपनी चीज़ को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और साहित्य हंट की जो भी सफलता अभी तक हमें मिली है, उस सफलता के पीछे ये डिजिटल माध्यम ही एकमात्र कारण है। अपने अनुभव से मैं एक बात बस यही सीखा हूँ कि हिंदी साहित्य को अगर पुनः संवर्धित करना है, तो हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता को निरंतर बदलते रहना पड़ेगा। उसे कुछ बदलाव स्वीकारने भी होंगे और साथ ही एक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आर्थिक लाभ की अपेक्षा किए बिना इसे एक प्रकार की साधना और इसे एक प्रकार का मिशन मानना पड़ेगा। इसमें आपको अपना देना तो सब कुछ है, लेकिन आप उसके बदले में कुछ धन की या आर्थिक प्राप्ति की इच्छा नहीं कर सकते। यही मेरा संक्षिप्त अनुभव था और अब मैं वापस आपको मौका देना चाहूँगा। धन्यवाद कृषितेज। आपने को बहुत सी बातें एक तो सबसे पहले मैं आपका साधुवाद आपको देता हूँ कि आप इस उम्र में ऐसे विचार रखते हैं और इतने स्पष्ट ढंग से आपने उनको प्रस्तुत किया। तो आपसे हमारी आशाएं और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि आगे चल के आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यही। जो अपनी अनुभव यात्रा है उसमें बहुत सी बातें हैं क्योंकि मैं तो उस समय शुरू हुआ था जब इंटरनेट के ऊपर हिंदी नाम मात्र की थी। तो शायद अच्छी पत्रिकाओं में अनुभूति अभिव्यक्ति थी, एक काव्योत्पल था जो उनका व्यक्तिगत प्रयास था कि सिर्फ कविताएं होती थी। तो मेरे को भी अनुभव यही हुआ कि खाली अनुभूति अभिव्यक्ति उतना कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि हिंदी साहित्य का पटल बहुत बड़ा है। उसको कई वेबसाइट्स की, कई वेब पोर्टल्स की आवश्यकता थी। तो इस सोच के साथ क्योंकि प्रवासी
लेखकों को अनुभूति अभिव्यक्ति में उतनी जगह नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हिंदी के भारतीय लेखक ही इतने और अच्छे लेखक थे, तो प्रवासियों का प्रकाशन बहुत कम होता था। और जब तक प्रकाशन ना हो, तब तक लेखक के लेखन में सुधार नहीं होता, क्योंकि प्रकाशन से प्रोत्साहन मिलता है और प्रेरणा मिलती है और अच्छा लिखने की। इस विचार से साहित्य कुंज को शुरू किया। उन दिनों यहाँ से प्रकाशित होने वाली एक साहित्यिक पत्रिका हिंदी चेतना में मैं सह संपादक की तरह सहायता करता था। उसमें मैंने देखा कि स्थानीय लेखकों के सिवाय कोई नहीं होता था और सीमित वर्ग था यहाँ पे लिखने वालों का, तो वही पुराने ढंग का लेखन जो हमने 10, 15, 20 साल पहले अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, वही लोग लिख रहे थे। क्योंकि मुख्य धारा से हम बिल्कुल टूटे हुए थे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सीमित साधन थे। तो अब मैंने साहित्य कुंज के मुख्य पृष्ठ के ऊपर सबसे ऊपर हिंदी चेतना का कवर का प्रिंटिंग शुरू की। उसके पहले बार के प्रकाशन के बाद ही हिंदी के अच्छे लेखक भारत से मिलने लग गए, क्योंकि कनाडा की पत्रिका में प्रकाशित होना उनको कुछ अच्छा लगा होगा, जो उन्होंने यहाँ भेजना शुरू किया। तो एक ही अंक के बाद जो त्रैमासिक पत्रिका है, अभी भी चल रही है, श्याम त्रिपाठी जी चला रही हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बन गई। इसी तरह फिर साहित्य कुंज जो था, वो तो इंटरनेट के ऊपर तो हर चीज वैश्विक होती है, आगे बढ़ती चली गई। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, भारत से गर्भनाल शुरू की, आत्मा राम जी ने शुरू की, तो उनका मेरे को ईमेल आई कि सुमन जी आप पैसे का क्या करती हैं? तो क्योंकि खर्चा तो होता है, और स्पेशली वो पीडीएफ कॉपी बना रहे थे हालांकि। तो मैंने कहा देखिए मेरे में कोई ऐप नहीं है, बस एक ही ऐप है कि साहित्य को प्रकाशित करने का, तो अपनी पॉकेट से ही करता था। अब जब मैंने वेबसाइट बाहर से बनवाई, पहले वेबसाइट मेरी अपनी बनाई हुई थी। जब वेबसाइट बाहर से बनवानी शुरू हुई की और जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि बहुत कुछ सामग्री मेरे पास लेखकों ने इस विश्वास के साथ दी है कि वो हमेशा इंटरनेट पे उपलब्ध रहेगी। तो अगर मैं अपने बाद साहित्य कुंज किसी को पकड़ाता हूँ, मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ, हालांकि ज्यादा नहीं है, $200 तकरीबन साल का लगता है, पर फिर भी खर्चा तो खर्चा ही है। अब आप ये देखो कि 17 साल में आप गुणा करने लगो तो काफी हो जाता है। तब मैंने गूगल एड्स डाली। अब ये भी एक मजाक है, 3 साल में $101 अब पहली बार मेरे को मिले हैं, 3 साल के प्रकाशन के बाद। 3 साल का प्रकाशन यानी $600 लग चुके हैं। तो वैसे मैंने फिर ये भी सोचा कि लोग बाग हंसेंगे, तो विचार ये आया कि गूगल तो ऐड दे के लोगों को पैसे बांट ही रहा है, तो अब हिंदी साहित्य क्यों ना कमाई करे, कम से कम अपने प्रकाशन के लिए ही सही, कुछ तो सहायता मिलेगी। और ये विचार के साथ मैंने गूगल एड्स डाले, और सिर्फ इसीलिए कि अगर बढ़ा तो फिर देखो लेखकों को भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता। बाकी अनुभव जो अरुण देव जी ने कहे आरंभिक दिनों में, वो तो यहाँ पर भी वही थे, जैसे वहाँ पे 2G नेटवर्क और नेट का गिरना। मैं तो उस समय से शुरू हुआ हूँ जब ये जी का तो नाम ही नहीं था, घर की टेलीफोन लाइन के ऊपर ही इंटरनेट आता था, और जब फोन कॉल आ जाती थी तो नेट गिर जाता था, तो जो भी काम हमने किया वो बीच में गायब हो जाता था। तो उन परेशानियों को झेलते हुए आज हम इस तकनीकी युग में पहुंच चुके हैं, और कोरोना का ये समझिए एक दूसरा शुक्ल पक्ष है कि लोगों ने ये ज़ूम जैसी तकनीक को प्रयोग में करना शुरू किया है। वैश्विक मंच पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत करके, विमर्श करके
साहित्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है। और ये आज के कार्यक्रम का जो हमारा एक एक पक्ष है, वो है युवा साहित्यकार, युवा पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का। अब ये जो नए लोग, नए लेखक, नए प्रकाशक शुरू कर रहे हैं, तो कल अरुण देव जी से भी बात हो रही थी कि समस्या है हिंदी की गुणवत्ता को बनाए रखने की। ब्लॉग के आने से हर एक व्यक्ति जो टाइप कर सकता था, वो लेखक बन गया और प्रकाशक बन गया, और उसने ध्यान नहीं दिया कि वर्तनी में गलती है, व्याकरण में गलती है, वाक्य विन्यास में गलती है, विधाओं का कोई परिभाषा का अनुसरण नहीं है। तो ये संपादक की जिम्मेवारी हो जाती है, संपादक का दायित्व हो जाता है कि वो भाषा, व्याकरण और इन सब चीज़ों को, साहित्य की गुणवत्ता को बनाए रखे, और वो नए लेखकों को प्रोत्साहित करे और उनका मार्गदर्शन करे कि वो अपने आप को परिष्कृत कर सकें, अपने साहित्य को अच्छा कर सकें। कि आमतौर पे सुनने में आता है कि हिंदी साहित्य के पाठक कहाँ हैं? पाठक बहुत समझदार होता है, वो अच्छा बुरा पहचानता है। अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे, अच्छा प्रकाशित नहीं कर रहे, उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो पाठक भाग जाएगा, छोड़ जाएगा। तो ये संपादक के ऊपर निर्भर करता है कि वो पाठकों को बांध के रखे। तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि हिंदी साहित्य का पाठक नहीं है। पाठक हर किस्म के साहित्य का होता है। जिसे हम येलो लिटरेचर बोलते हैं, पाठक तो उसका भी होता है। पर ये हमें समझना है, ये निर्णय लेना है कि हम किस दिशा में चाहते हैं, हम लोगों के विचारधारा को किस ढंग से प्रभावित करना चाहते हैं। येलो जर्नलिज्म ठीक है, होती है, उसके भी पाठक हैं, पर अगर उनको हम अच्छा पढ़ने को परोसेंगे, तो निश्चय ही वो अच्छा साहित्य पढ़ेंगे और धीरे-धीरे उनकी विचारधारा भी वैसे बनेगी। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उस दिशा में जाएँ। संभावनाएँ असीमित हैं। ये सिर्फ मेहनत, लगन और समर्पण की आवश्यकता है, जो कि हम आशा है कि लोग प्रेरित होंगे आपके विचारों के ऊपर। और मैं आमंत्रित करूँगा अरुण देव जी को और क्षितिज को, अगर वो मेरे वक्तव्य के ऊपर कोई अपनी बात जोड़ना चाहें, टिप्पणी देना चाहें या कोई प्रश्न उठाना चाहें। आपका स्वागत है। जय जी, मैंने आपकी बात सुनी और ये देखिए, प्रवासी भारतीयों के बीच जो आप काम कर रहे हैं और जो आपकी संस्था काम कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और भाषा जो है वो एक पहचान भी है। तो बाहर जो लोग रह रहे हैं, भाषा उनकी बची रहे और उनके बाद की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उन तक जाए। तो ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और बाहर ये काम कर ही रहे हैं आप लोग। तो ये बड़ा काम है और निश्चित रूप से इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपका स्वागत होना चाहिए, आपका स्वागत किया जाना चाहिए। आपका अभिनंदन मैं करता हूँ इस मंच से। अभी आपने बातें कही कि जो ये माध्यम है, देखिए ऐसा है कि ठीक है, आप उत्साह की भी एक सीमा होती है। बहुत मैं तो देख ही रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बहुत अच्छा शुरू किया। साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद उनसे चल नहीं पाया ये, क्योंकि अर्थ बहुत निर्मम चीज़ है। जब तक ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अर्थ का इंतज़ाम कहीं और से हो जा रहा है, ठीक है? अगर मेरे पास ये सुविधा, आप भी इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके पास ये सुविधा है। अगर ये नहीं रहता तो ये तो एक दिन भी मैं नहीं निकाल पाता, क्योंकि इतना समय देने के बाद तो मेरे पास कोई समय ही नहीं बचता है। तो देखिए, ये हमें रास्ता निकालना होगा। अगर हिंदी को
विश्व की सारी भाषाओं की तरह से आगे जाना है और एक मजबूत भाषा उसे बनना है, तो उसे अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही होगा। इसके ये कहने वाली बात है कि बड़ा आदर्श है और हम इसे नहीं कमाना चाहते हैं। ठीक है, आपका कहीं से और इंतज़ाम हो रहा है तो आप नहीं कमाएँगे, ये कब तक करेंगे आप? ठीक है, ये चल नहीं पाया, मैं देख रहा हूँ, मैं कई सालों से ये देख रहा हूँ इसको। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसका एक कोई आर्थिक आधार हो। चलो आप पैसे नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके वहाँ जो लेखक छप रहे हैं, तो उनको भी कुछ देना चाहिए। ठीक है? खासकर ऐसे लेखक जो लेखन से अपनी जीविका चलाते हैं। और शौकिया लेखक आपको मिल जाएँगे, लेकिन फिर रचनाएँ भी आपको वैसी ही मिलेंगी, शौकिया ही मिलेंगी, ठीक है? आप उच्च गुणवत्ता का अगर लेखन आप चाहते हैं और आप बदले में अपने लेखक को कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो वो मजबूरी है क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता है। आपकी पत्रिका पढ़ी जाती है और आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप अपने लेखक को क्या देंगे? ज़ाहिर है कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि जो जेन्युइन पत्रिकाएँ हैं और जिन्होंने गुणवत्ता मेंटेन कर रखा है, वो कैसे करेंगे ये मुझे खुद नहीं पता है। ये या तो इस माध्यम में ही कुछ ऐसा हो, जैसे बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ हैं जो एनुअल सब्सक्रिप्शन देती हैं। अब सवाल है कि हिंदी में तो जो पाठक है वो मुफ्त की चीज़ें नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो एनुअल लगाएँगे तो उन्हें कितने लोग पसंद करेंगे, वो एक अलग सवाल है। तो आज नहीं तो कल हमें इससे मुठभेड़ करना होगा कि ये जो पत्रिकाएँ हमारी हैं, ये प्रोफ़ेशनली चलें। अभी तो हम आप अपने आप को झोंक कर इसे चला रहे हैं, लेकिन अंततः हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। एक 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 हाउस बनाना पड़ेगा, इसमें तमाम तरह के लोग हैं। अब इसमें क्या करता है जो संपादक है जैसे मैं हूँ, वो सब कुछ है, वन मैन आर्मी है, वो प्रूफ रीडर भी है, वो संपादक भी है, वो डिज़ाइनर भी है, वो रेखा चित्र भी कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद जो है वो डाकिया भी है, फेसबुक पे भी लगा रहा है, लेखकों को भी भेज रहा है, वो सारा काम कर रहा है। जबकि जो मुद्रित पत्रिकाएँ थी उसके लिए एक पूरा मीडिया हाउस होता था। और इसको चलाने के लिए वो बीसियों लाख रुपए महीने खर्च होते थे उसपे। तब उसके बाद वो पत्रिका निकलती थी और उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलती थी। एक तो ये बात, तो ये हमें इसमें सोचना होगा। दूसरा एक आया कि ये जो पत्रिकाएँ हैं इसमें व्याकरण और वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जो मुद्रित पत्रिकाएँ हैं और जो ये डिजिटल पत्रिकाएँ हैं, दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ये चंचल माध्यम, बहुत ही चंचल माध्यम और इसमें एक जो सुविधा है, जो प्रिंट में नहीं है, कि इसमें अगर कहीं कोई गलती है, तो उसे आप बाद में सुधार सकते हैं। अगर ये इसमें सुविधा नहीं रहती, तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं पत्रिका 1 दिन भी नहीं निकाल पाता। क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बिल्कुल एक प्रूफ क्योंकि संपादक प्रूफ रीडर नहीं होता है। संपादक का काम रचनाओं को मँगाना और उसकी गुणवत्ता को देखना और रचनाओं को एक संदर्भ देना होता है, बस। प्रूफ रीडर का काम प्रूफ रीडर ही करता है। ज़ाहिर है कि एक संपादक इस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। वो एक नज़र देखता है, उसमें तमाम चीज़ें रह जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में लोग बताते हैं और वो उन्हें ठीक कर देता है, जैसे मैं करता हूँ। तो ये इस माध्यम की एक ख़ास बात है जो इसे मुद्रित माध्यमों से अलग करती है कि इसमें हम अगर कोई चीज़ गलत चली गई हो तो दोबारा वापस लौटकर उसे हम ठीक कर सकते हैं, ये वरदान है। इसी कारण एक अकेला आदमी इसे निकाल पाता है, नहीं तो ये निकालना मुश्किल होता है। तो ये एक इसको एक इसका एक विशेषता लेके इसको चलनी चाहिए कि हाँ, ये इसमें है और कोशिश करनी चाहिए कि वो ना हो, लेकिन ठीक है। तो तमाम मुद्रित पत्रिकाओं में लोगों ने प्रूफ रीडर हटा दिए हैं, अखबारों में हटा दिए हैं, जो लंबे प्रकाशन हाउस है वहाँ नहीं है। तो अब आप जो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपने से जो पत्रिकाएँ लोग निकाल रहे हैं, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादती होगी कि भई नहीं वो बिल्कुल एकदम ठीक ही करके करें, है ना? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर एक रचना को अगर आप ठीक करने बैठ जाएँ, 4-5 घंटे तो वही खा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो खैर नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई करता है टीम बना के तो एक अच्छी बात है। तो नहीं मैं ये अरुण जी समझता हूँ कि हाँ, जी, हाँ, सॉरी अरुण जी हाँ, समय को मैं देख रहा हूँ। तो आपकी हाँ, बात बिल्कुल सही है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल बड़ी गंभीरता से सोच चुका हूँ। क्योंकि कई बार लेखक कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, कश्मीर के एक लेखक थे,
उन्होंने अनुवाद पे बहुत काम किया था, अनुवाद के ऊपर ही पीएचडी की थी। तो उन्होंने लिखा और जो मेरे मन को बड़ी देर कुचोड़ती रही। कहते सुमन जी कम से कम आप इतना तो दें कि टाइपिस्ट को पैसे मैं दे सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये बात कुचोड़ती है। अब समस्या ये है कि ये पत्रिका तो फिर थोड़ी बहुत बिक सकती है प्रिंट मीडिया की, या विज्ञापन छप सकते हैं जिनसे वो लोकल स्थानीय होते हैं। समस्या ये इंटरनेट की पत्रिका है कि वैश्विक है, स्थानीय विज्ञापन की समस्या है। और फिर विज्ञापन लेना भी तो आपको एक पूरा नेटवर्क चाहिए, जो आपकी पत्रिका के सेल्समैन है जो विज्ञापन लेते हैं। हाँ, हाँ। तो पर इसके लिए जो आपके विचार जो है वो बहुत सधे हुए हैं, बड़े आपने विचार किया हुआ है, और इसके लिए कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अलग विषय है, इसके ऊपर विमर्श होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे, जैसे आपने कहा ऑनलाइन समाचार पत्र, यहाँ पे प्रिंट वाले बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। तो अब सर इंटरनेट पे वो भी इस समस्या से ही जूझ रही हैं, क्योंकि अगर समाचार उनको गूगल से मिल रहा है, याहू से मिल रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट का जो है बिंग है उससे मिल रहा है, तो सब पैसे देके क्यों समाचार पत्र खरीदेंगे। तो उन्होंने ऑनलाइन बेचने के सब्सक्रिप्शन का प्रयास कर रहे हैं और उससे वो जूझ रहे हैं। एक दो पत्र है, समाचार पत्र हैं जो से आंशिक रूप से सफल हुए हैं, बाकी तो अभी भी असफलता से जूझ रहे हैं। वो छोटे समाचार पत्र नहीं थे। यानी कनाडा में 3 समाचार पत्र थे जो कि माने हुए थे, अपना ग्लोब और टोरंटो स्टार और संडे संडे स्टार, जो भी था, नाम भूल रहा हूँ। तो वो सभी इससे गुजर चुके हैं। और ये समस्या जो है विषम है, इसके बारे में सोचना है। आपकी बात सही है। अगर भविष्य में हमने जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारी उम्मीदें हैं उनको प्राप्त करने हैं, तो पैसा तो जरूरी होगा। आप में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य है, समय तो हम दे ही रहे हैं। मैं तो खैर रिटायर हुआ, मैं तो सब कुछ ही इसी में मैंने झोंक दिया है। पर जब काम करता था, आप जो 5-6 घंटे हैं तो वो मैं समझ सकता हूँ, रोज ही यही लगता था। काम से आने के बाद कंप्यूटर पे बैठता था, खाना खाने के बाद सोने का टाइम हो जाता था। अब मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, क्षितिज को देख रहा हूँ, इन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी है। और अपने राजेंद्र गुरु शास्त्री गुरु जो हैं वो अध्यापक हैं, ज्योति मिश्रा अध्यापक हैं। घर आके परिवार, अब मैं तो उस उम्र में निकल चुका हूँ कि बच्चे बड़े हो गए। आपने तो अपने परिवार को भी अभी देखना है, तो क्षितिज ने तो अभी बहुत कुछ देखना है। तो ये समर्पण की भावना से खाली नहीं चलता है। इसीलिए जैसा आपने कहा कि अच्छी पत्रिकाएं भी शुरू होती हैं, बंद हो जाती हैं, जीवन के संघर्ष होते हैं। तो हमें इस तरफ काम करना चाहिए। एक चीज मैं अब करने लगा हूँ, जो कि इस उम्मीद के साथ, एक मैंने अपने प्रोग्रामर से भी कहा हुआ है कि जैसे आप गलतियों की बात करती हैं, कुछ बड़े कॉमन गलतियां होती हैं, हर एक जना वही गलती करता है। मैंने कहा तुम क्या ऐसा प्रोग्रामिंग करके कर सकती हो कि हर एक आने वाली रचना को मैं सीधा उसमें कट पेस्ट करूं और वो मेरे को वो कॉमन गलतियों को निकाल दे, और बाकी कुछ पढ़ना तो होता ही है, पढ़ना तो होता ही है। तो उसके ऊपर वो काम कर रहा है। इन द मीन टाइम गूगल डॉक्स जो है वो भी शायद इसके ऊपर है। उसमें वो आपका फीडबैक मांगते हैं कि जो उन्होंने सुझाया क्या वो सही था, अगर सही नहीं था तो क्यों सही नहीं था। तो मेरे को लगता है कि वो भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट जो आज से 10 साल पहले था वो अब नहीं है, अब उससे कहीं बेहतर हो चुका है। हमें उस तरह वर्ड के फाइल ध्यान में दे। वर्ड फाइल ने भी काम किया है, वर्ड भी मिस्टेक दिखा देता है। एग्जैक्टली। तो हमें उस तरफ अगर उनके वो, रेखांकित करता है वो। बिल्कुल, अगर वो हमसे सहायता मांगती हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको सहायता दें, ताकि वो उपकरण हमारे लिए बन सके। आप समय जो है, क्षितिज आप कुछ कहना चाहोगे? सर इस पे जो आर्थिक पक्ष है या जो प्रसारण की बात है, इस पे मैं सोचता हूँ तो मुझे एक चीज जो समझ में आती है
जैसे हम ऑनलाइन पत्रिका भी चला रहे हैं, आपने गूगल एड्स की बात की। गूगल एड्स से जो यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं वो काफ़ी कुछ कमा रहे हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको लाखों में व्यूअरशिप चाहिए। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि हिंदी के भारत में ही करोड़ों बोलने वाले हैं, तो अगर लाखों भी देखें, कुछ 10% भी देखो तो काम हो जाएगा। लेकिन सर एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न हमारी युवा पीढ़ी के सामने में है और दुखद बात ये है कि हम उसका उत्तर आज तक नहीं दे पाए। मेरे जो जनरेशन के लोग हैं वो बोलते हैं हिंदी पढ़ने से क्या होगा? और इस प्रश्न का उत्तर हिंदी साहित्य आज तक नहीं दे पाया। सर मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे जैसे जो 10वीं 11वीं 9वीं के बच्चे हैं, उनका एक बड़ा ही एक कॉमन उनका कहना है, हमें हिंदी समझ नहीं आती। जिस भाषा में वो अपने जन्म से लेके आज तक बात कर रहे हैं, सर जिस भाषा में वो बात करते हैं, सर जिस भाषा में वो गाली देते हैं, वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई। तो इसके पीछे वस्तुतः कारण ये है कि हिंदी हिंदी साहित्य को हिंदी विषय जो एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उससे ऐसे जोड़ दिया गया है कि जिसकी हिंदी में रुचि होगी, वो हिंदी विषय पढ़ने वाला होगा। एक उसका उदाहरण ये है सर, जैसे कि जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं, जो बेस्ट सेलर होती हैं, जो लाखों की संख्या में छपती है और लाखों की संख्या में पढ़ी जाती हैं, उनको पढ़ने वाले ज़रूरी थोड़ी कि वो इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हों। वो हर बैकग्राउंड के होते हैं, वो साइंस के बच्चे होते हैं, वो कॉमर्स के बच्चे होते हैं। लेकिन जब हिंदी नॉवेल्स या हिंदी रचनाएँ पढ़ने की बात आती है, तो ये समझ लिया जाता है कि इस व्यक्ति का हिंदी विषय में रुचि है। तो इस कारण अगर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो ये गलतफ़हमी दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी कि हिंदी साहित्य और हिंदी विषय दोनों एक चीज़ है। और ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने है कि हिंदी क्यों पढ़ें? पहले तो इसका समाधान करना पड़ेगा क्योंकि देश में युवा ही इतने हैं और युवा आजकल तो इतने टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं, हाई-फाई होते हैं, तो इनको अगर ये दोबारा हिंदी से जुड़ते हैं, तो अपने आप में ही आय का बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। अगर 10-15 लाख लोग भी आपकी वेबसाइट विज़िट करें या आपका पोर्टल देखें, तो मेरे ख्याल से आय के लिए पर्याप्त साधन मिल जाएँगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको जन-जन तक पहुँचना तो पड़ेगा। आपको पहले ये तो दिखाना पड़ेगा कि इसको पढ़ने का अर्थ क्या है और इसको पढ़ने की सार्थकता क्या है। आज की मतलब जो एक तरीके से कहते हैं कटु सत्य तो आज का ये है, हार्श रियलिटी तो ये है कि हिंदी साहित्य केवल उन लोगों तक सीमित रह गया है जिनकी इसमें या तो वो इस विषय को पढ़ रहे हैं या उनका इस विषय में कोई गंभीर रुचि है। मैं अपनी उम्र के बच्चों को देखता हूँ, वो पूरा दिन मोबाइल पे लग सकते हैं। वो हर क्षेत्र की जानकारी रख सकते हैं। लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ने को कहा जाए, उन्हें एक आर्टिकल पढ़ने को कहा जाए तो उनको लगता है कि समय की बर्बादी वाला कौन-सा काम करवाया जा रहा है। तो पहले तो इस गलतफ़हमी को हटाया जाए। हिंदी को दोबारा मैं तो कहूँगा दोबारा बड़े ही कठोर शब्दों में कहूँगा, दोबारा सम्मानजनक स्थान दिया जाए। जब तक इसमें रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, इसको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक मेरे ख्याल से ना इसकी व्यूअरशिप बढ़ सकती है, ना इसका उतना प्रसार हो सकता है। तो ये कुछ व्यावहारिक चीज़ें हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी में भी अपने देखता हूँ। हमारे सर कॉलेज में सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं। बाकी सोसाइटीज़, बाकी क्लब्स के इवेंट में आते हैं, जैसे ऑनलाइन हो रहा है, 200 बच्चे, 200, 250, 300। हिंदी साहित्य सभा जो हमारा हिंदी का क्लब है, उसकी व्यूअरशिप हद मार के अगर आप सारे उसको देख लें, बाहर के लोगों को मिला के देख लें, तो जाती है 60-70। क्यों? क्या हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ते? लेकिन वही बात है कि हिंदी साहित्य को हिंदी विषय से, हिंदी डिसिप्लिन से इस तरह जोड़ दिया गया है कि साधारण व्यक्ति को तो लगता है कि इसमें मेरे मतलब का या मेरे से जुड़ा हुआ कोई रचना, मेरे से जुड़ी हुई कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। तो हमें उसे जन-जन से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम जो 10-15 लाख की व्यूअरशिप की बात करते हैं, वो बात सामने आ सकती है, तभी वो बात सच हो सकती है। और देखा जाए मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ करोड़ों पे लोगों एक को एक जी। अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं था इंडिया में, बहुत पहले की बात है, 1967 68 के आसपास की बात है। एक फैशन भी होता है, तब हमारे ज़माने में ये फैशन था कि इंग्लिश पढ़नी आए ना आए पर इंग्लिश का नॉवल हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। तो तो ये वाली बात जो है, जो ये मैं कई बार कह चुका हूँ, कई मंचों पे कह चुका हूँ, एक जो यहाँ पे टीवी के इंटरव्यू के ऊपर भी ये कही थी। हिंदी जब तक मनोरंजन आप बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
पढ़ने की बात कर रहा हूँ, और ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। विक्टोरियन इरा में जो जिसे अभिजात्य वर्ग कहते हैं, या राजसी लोग कहते हैं, या अमीर लोग जो थे, वो जब अपना मेंशन बनवाते थे उसमें एक लाइब्रेरी होती थी जिसमें किताबें रखी जाती थी, पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। और आप अगर उस इरा के राइटर्स की इंग्लिश के नावल पढ़ोगे तो उसमें होगा कि हर एक पार्टी में एक दो लेखक बुलाए जाते थे, सिर्फ दिखाने के लिए भी लेखक मेरे मित्र हैं, ये फैशन था। तो अब हिंदी को शायद उसी बात की जरूरत है कि ये फैशन में हो जाए कि हिंदी पढ़ना। और ये क्षिति की बात मैं बिल्कुल समझता हूँ कि युवा वर्ग को जोड़ने के लिए उनकी भाषा में लिखना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर हम दैनिक जीवन में अपने भावों को आम बोली में व्यक्त कर सकते हैं तो साहित्य में हम उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। पर उसमें थोड़ी शुद्धता रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाषा में समय का देख रहा हूँ मैं, बार बार ओवर जा रही है। पर अब भाषा में ऐसे होता है कि अब बोली का प्रभाव जो है वो बहुत आने लग गया है। अब कहने लगे हैं कि हमें आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। अब उसमें समस्या ये देखता हूँ मैं कि हिंदी पट्टी राजस्थान से लेके अपने बिहार तक जाती है आसानी से। अगर हर बोली जो है, आंचलिक भाषा हर 10 कोस के बाद बदलती है। अगर वो पट्टी के शब्द आने लग जाएं, जब तक दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे तो वो समझनी भी मुश्किल हो जाए। तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये बहुत बड़े गंभीर और उलझे हुए प्रश्न हैं। विदेशों में ऐसा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी वाले हैं, कोई सरकारी संस्था नहीं है। हर साल वो डिक्शनरी में नए शब्दों को लाते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में बन गए हैं। उसका प्रयोग कैसे होता है, उसकी व्याकरण क्या है, वो सब कुछ उसमें डिफाइन करता है। तो अगले साल के डिक्शनरी में वो शब्द आने दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसकी भी जरूरत कई बार महसूस होती है। तो समय अब हो गया है 10:08। तो आई थिंक हमें सोचना है कि अब इसको समेटे थोड़ा बातचीत को। तो शैलजा आप देखें कि नहीं अगर आप लोग बात करिए, समस्या का समाधान कुछ निकल सकता हो तो जरूर हम लोग उस तरफ भी कुछ थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि सभी लोग इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं जो भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और लगातार इस बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत पे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग समय लीजिए, 5-7 मिनट 10 मिनट और लीजिए। मेरे ख्याल से 60-40 हो रहा है, और हाँ हम लोग तो काफी वैसे ही आगे जा रहे हैं। हाँ तो एक बात मैं अब अरुण जी की बात के ऊपर मैं कहूंगा कि वो जो गूगल ऐड की बात थी, ये अब गूगल ऐड जो है वो एडसेंस के थ्रू देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आप लोगों को एनकरेज नहीं कर सकते कि हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करो। तो यानी हम वहां पे लिख नहीं सकते। हमें चाहिए कि एडसेंस के थ्रू गूगल ऐड जरूर डालें, और ये कहें पाठकों को किसी ढंग से, भैया ऐड के ऊपर क्लिक तो करते रहो, किसी के नहीं, ऊपर ये क्लिक। कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बीच में एक बात कहना चाहूंगा। मैंने अपने समालोचन में गूगल ऐड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक तो बड़े अप्रासंगिक से वो प्रचार आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक पीस पढ़ रहे हो अच्छा लिटरेचर का, और उसमें बनियान का प्रचार आ गया या जूते का प्रचार आ गया, कुछ ऐसा अजीब सा आ गया, तो वो बड़ा कई बार शर्मनाक सा भी हो जाता है, बड़ी बड़ी awkward सी फीलिंग आ जाती है। क्योंकि उसमें होता है कि जो पढ़ने वाला है उसने इससे पहले कोई चीज अगर कहीं खोजी होगी, रिवॉल्वर खोजा होगा मान लीजिए, तो उसका ही विज्ञापन उसमें आ जाएगा। तो अब आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो उससे तो मेरे ख्याल से नहीं हम अर्न कर पाएंगे। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे विकिपीडिया करता है कि वो मदद मांगता है, तो ये कर सकते हैं कि जो उसके पाठक हैं, जो समर्थ हैं, और वो कुछ मदद कर दें।
अपने आप, जैसे विकिपीडिया ऐसे ही चलता है, वो विज्ञापन नहीं देता है, उसमें ये होता है कि हाँ आप इसकी हेल्प करें। हालांकि हेल्प कोई बहुत करता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक संस्कृति एक पैदा करनी होगी। जैसे अभी आपने कहा ना कि वो लड़के जो है वो अंग्रेजी का नॉवेल लेके करते थे, हिंदी का नहीं, तो एक हमें एक बनाना पड़ेगा कि हिंदी को भी एक गरिमा देनी पड़ेगी कि वो भी एक विषय है और बड़ा अच्छा लिखा गया है और उसको पढ़ना एक बौद्धिक होना है। हालांकि अब भारत में बदल रहा है, आज अगर आप अंग्रेजी में बोलना शुरू करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि ये जितने जितने मतलब ये सब खुले हुए हैं इंजीनियरिंग और तमाम सारी चीजें, तो वो आपको इतनी इंग्लिश सिखा देते हैं कि आप पेस्ट बेच लें, ब्रश बेच लें, तो वो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो आदमी समझ ले। लेकिन जैसे ही आप हिंदी बोलना शुरू करते हैं और अच्छी हिंदी बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला मानता है कि नहीं ये पढ़ा लिखा है। जैसे एक बड़ी लेखिका, उन्होंने मेरे साथ एक अनुभव शेयर किया कि वो एक बार एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो उनका ऐसा कुछ मामला था, तो उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया, तो वो सारे लोग बिल्कुल सहम से गए, उन्हें लगा कि कोई बड़ी लेखिका है क्या है, और वो बड़ा उन्हें वो अटेंशन मिला। तो देखिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है, अगर हम इसे एक गरिमा देते हैं तो बहुत सही बात आपने कही। मैं बहुत दिन से ही सोचता रहता हूँ कि हिंदी को या किसी भी भाषा को एक हमें गरिमा देनी चाहिए और उसका एक बनना चाहिए, एक उसका हम अपने लेखकों को खरीदें, लेखक की किताब अच्छी छपे, बढ़िया छपाई हो, अच्छी किताब हो, उन्हें पर्याप्त रॉयल्टी मिले और वो भी एक अच्छा औसत से बेहतर एक जीवन जी सके, है ना? मेरा ये मानना है कि भले हम कहते रहें साहित्य ऐसा है वैसा है, लेकिन कुल मिला के साहित्य मध्यम वर्गीय चीज है। मध्य वर्ग के लोग लिखते हैं, मध्य वर्ग के लोग पढ़ते हैं, मध्य वर्ग के लोग चर्चा करते हैं, जाहिर है। तो ये जो मध्यवर्गीय फेनोमेना है वो कोशिश करना ये कि ऐसा ना हो कि कभी ये मध्य वर्ग से निकल के निम्न मध्य वर्ग और ये बिल्कुल नीचे चला जाए। जो भी जिन चीजों को भी मध्य वर्ग ने छोड़ दिया, भारत में स्कूल को छोड़ दिया प्राइमरी मध्य वर्ग ने, आज वो कहाँ है? हॉस्पिटल को छोड़ दिया, सरकारी हॉस्पिटल को मध्य वर्ग ने, आज वो कहाँ है? तो हिंदी को मध्य वर्ग छोड़ रहा है। ठीक है, एक समय में जब देश आजाद हुआ था तो मध्य वर्ग की भाषा थी, धर्मयुग का नाम आपने लिया, वो हर घर में आती थी, मेरे घर खुद आती थी और उसे रखना, कई फिल्मों में दिखाया गया धर्मयुग है, और नायिकाएं हिंदी का उपन्यास अपने पास रखती थी, पढ़ती थी, उन्हें पढ़ना दिखाना। तो अब वो धीरे धीरे इन 20 वर्षों में ये जो हमारी औपनिवेशिक एक इसमें मानसिकता भी है कि अंग्रेजी को हम श्रेष्ठ मानते रहे, तो ये है कि उससे ये भी हुआ है कि भाई ये चीज मध्य वर्ग के हाथों से हिंदी जा रही है, और अगर वो मध्य वर्ग ने उसे तज दिया तो वो फिर उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो इसे फिर से एक, जिसको हम ग्रेट मिडिल क्लास कहते हैं, उस मध्य वर्ग में उसकी हम वापसी करनी होगी, और उसकी ब्रांडिंग और उसका तौर तरीका ऐसा होगा कि वो लोगों तक जाए, तो वो उससे बात बनेगी, और फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये रुचि इस पर पैदा हो, जमे। और फिर इससे ये भी हो सकता है कि जो लोग तमाम दान देते रहते हैं, तमाम प्रतिष्ठानों को, मंदिर में दिया, मस्जिद में दिया, तमाम इधर उधर देते रहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी हो कि नहीं, ये जो पत्रिका निकल रही है साहित्य की, ये भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनमें भी हमें दान देना चाहिए, हमें इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी एक काम हमें करना चाहिए। तो उससे लगता है कि शायद हम कुछ हासिल कर पाए। नहीं, बिल्कुल अरुण जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि कलाओं का जिसे बोलते हैं कि जो सहायता है, आर्थिक सहायता, अगर हम युगों में भी देखें तो अभिजातीय वर्ग ही करता रहा। राज से कवि होते थे और अमीर लोगों को वो होते थे, वो सहायता करते थे, और हमें उसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। एक बड़ा व्यवहारिक सा मैंने अपने एक संपादकीय में वो लिखा था कि यहाँ पर बुक क्लब्स होते हैं कि जो लाइब्रेरी में मिलती हैं, वो किसी एक किताब के ऊपर वो चर्चा करते हैं, और उसी लाइब्रेरी में से अगले महीने के लिए वो किताबें 4-5 लोग निकाल के ले जाते हैं, पढ़ते हैं और अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं, और समय समय पर वो लेखक को भी उसमें बुलाते हैं और अन्य पाठकों को बुलाते हैं कि वो भी आके उसको अटेंड करें। तो उससे क्या होता है, एक लहर जो है वो पैदा होती है, और लेखक को भी अच्छा लगता है कि उसके पाठकों के साथ सीधा संपर्क बनता है। अब ज़रूर आवश्यकता मेरे को ये लगती है कि भारत में चाहे ये सामाजिक तौर पे हो, जैसे मोहल्ले में किट्टी पार्टी होती है, तो बिल्कुल। अगर उस स्तर के ऊपर हम शुरू करें कि हम्म, भई किसी पत्रिका के ऊपर बात कर लें, किसी
चाहे सस्ता नावल हो, हिंदी का नावल हो, उसके ऊपर बातचीत हो, फिर धीरे-धीरे हम अच्छे साहित्य की ओर भी चल सकते हैं, पर पाठक वर्ग उसके ऊपर बात करना छुप के किताब पढ़ने वाली बात नहीं होगी। वो होगा कि आपके ड्राइंग रूम में, आपके टेबल के ऊपर आपने एक अच्छा नावल एक सजा के रखा हुआ है, ताकि लगे कि ये लोग जो हैं, ये साहित्य में रुचि लेने वाले लोग हैं। तो शैलजा जी हम समय पे कैसे जा रही हैं? 10:15 हो गए। जी, जी। आप लोगों की जो बातचीत है, ऐसा लगता है कि कुछ और देर तक चल पाती तो बहुत अच्छा रहता। आप सही कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा समय से ऊपर गए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों ने जो बातचीत करी मध्य वर्ग के लिए, अनूप भार्गव जी कह रहे हैं कि भारत का मध्य वर्ग एक बहुत बड़ा और सशक्त समुदाय है। हिंदी से उसका साथ छोड़ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और यहाँ भगवत शरण श्रीवास्तव जी जो यहाँ के वरिष्ठ लेखक हैं, वो योगेश मंगाई जी, इंदिरा वर्मा जी, दिव्या माथुर जी यूके से, मोहन लाल राठौर जी, आशा बर्मन जी कनाडा से, जितेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र ग्रोवर जी यहाँ से, पद्मेश गुप्त जी यूके से, विजया सती जी भारत से, आशा बर्मन जी, डॉक्टर रेखा सेठी भारत से, अरुण कुमार जैमिनी जी और समीर लाल समीर जी, जवाहर कर्नावट जी भोपाल से, सविता अग्रवाल जी, कृतिका कश्यप जी, ये लोग, सुनीता दत्ता, भावना सक्सेना, सत्या शर्मा, कीर्ति, निधि वर्मा आदि सभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सुंदर चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। चर्चा बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच से होकर के चल रही है मित्रों, कि भारत में और भारत के बाहर भी पाठकों की जो संख्या है, उसकी समस्या हमेशा पत्रिकाओं को रही। और पिछले दिनों जब कादम्बरी बंद हुई तो उसका दुख बहुत बड़े पाठक वर्ग ने देखा, झेला। धर्मयुग का बंद हो जाना, फिर सारिका का बंद हो जाना, कादम्बरी का बंद हो जाना, बड़ी-बड़ी पत्रिकाएं जिनके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये पत्रिकाएं बंद हो जाएंगी, वो पत्रिकाएं बंद हो गई। और इसका कारण जैसे क्षितिज ने कहा कि हिंदी के प्रति शायद कहीं पाठक वर्ग की कमी या लगाव की कमी, उस गरिमा जिसकी बात अरुण देव जी ने कही कि वो गरिमा देनी होगी हमें, उस गरिमा को देने की कहीं कमी रही कि कहीं ना कहीं पाठक वर्ग इन पत्रिकाओं का साथ छोड़ के कहीं और या तो शिफ्ट हो गया या उसने अपनी उस रुचि को खत्म ही कर लिया। शिफ्ट होने की बात भी बहुत कम दिखाई देती है, कि ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेजी की बहुत पत्रिकाएं पढ़ी जा रही हों। हाँ, हैरी पॉटर जैसी किताबों के लिए भले ही लाइनें लग जाती हो और कई हजार रुपए में, मुझे तो यहाँ पे पता था कि 80 या $100 में मिलती थी, वहां पे शायद भारत में 3000-4000 रुपए की ये किताब होती थी। उन सबको पढ़ने के लिए नया जो हमारी नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी भी उसको पढ़ने के लिए खड़े हैं। तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने क्या गलती करी थी कि उन्होंने भी तो वही सब अय्यारी की कहानियां लिखी थी। लेकिन हम आज हैरी पॉटर की अय्यारी की कहानी पढ़ने के लिए हमें इतनी रुचि हो जाती है और हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं रुचि कम हो जाती है। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और मुझे अच्छा लगा कि बहुत स्पष्ट रूप से और खुल करके बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, कि अरुण देव जी ने भी आर्थिक पक्ष, पाठक संख्या और नए बदलते हुए माध्यमों के बीच सशक्त मध्य वर्ग की भूमिका को रेखांकित किया। और सुमन जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से जो डिक्शनरी जो नई तरीके के शब्दों को लेती हुई चले और नए समाज को गढ़ने की ओर बात कही, और आर्थिक सहयोग की भी बात करी कि किस प्रकार से गूगल के माध्यम से हम कुछ सहयोग ले सकते हैं अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए और कुछ सहयोग ले सकते हैं आर्थिक रूप से। क्षितिज ने निस्संदेह बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। 18 वर्ष की उम्र में ये जब अपने सहयोगी और साथियों के बीच हिंदी की पत्रिका निकालने का साहस करते हैं और हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत विषय लेते हैं, इतिहास विषय लेते हैं, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि मुझे इसे साहस शब्द देना पड़ रहा है। जबकि अपने भारत देश में अपनी भाषा को बोलने और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए साहस नहीं, रुचि की बात कहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बदलते हुए समय है, बदलती हुई स्थितियां हैं और इसके कारण जो अंग्रेजी के प्रति मोह जो है, वो नई पीढ़ी में अब अंग्रेजी के प्रति भी मोह नहीं रह गया है। जैसे अरुण जी ने कहा कि अब अच्छी हिंदी कोई बोल रहा हो तो लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। मोह भी नहीं है, ये हर भाषा से हट करके एक अपनी ही अलग दुनिया, एक अपनी ही अलग अपना मोह या एक तरक्की या पैसा, अर्थ जहाँ पे बहुत अधिक सशक्त हो रहा है, बाजार जहाँ पे बहुत अधिक सशक्त हो रहा है, उस संदर्भ में फिर से संस्कृति को लाना, भाषा को लाना, साहित्य को लाना, ये एक जरूरी काम है और साहस का काम है, लेकिन आवश्यक काम है।
तो जैसे सविता जी यहाँ पे लिख रही थी कि हिंदी सम्मान आंदोलन की आवश्यकता है। मतलब हम हिंदी दिवस मनाते हैं साल में 2 बार, हम तो प्रवासी हिंदी दिवस भी मनाते हैं और हर बार इन प्रश्नों से जूझते हैं, पिछले कितने ही वर्षों से जूझते चले आ रहे हैं। मैं हिंदी पढ़ा चुकी हूँ, भारत में विश्वविद्यालय में भी और यहाँ पर भी हिंदी साहित्य सभा और हिंदी राइटर्स गिल्ड से हम लोग पिछले कितने ही वर्षों से, 20 वर्षों से, और यहाँ उससे पहले से भी लगभग 60-65 वर्ष का यहाँ का हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का इतिहास है कनाडा में। सब लोग जूझ रहे हैं, भारत में बहुत सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ये जूझना सकारात्मक भी है एक दृष्टि से कि हम उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। समालोचन, साहित्य कुंज और साहित्य हंट के माध्यम से हमें लगता है कि ये चीजें फिर से स्थापित होंगी और बहुत सी अन्य पत्रिकाएं भी कर रही हैं। समालोचन निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए। इंटरनेट पे पुराने लेखकों को, वरिष्ठ लेखकों को लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 10-15 वर्ष पहले की बात है कि जब बड़े वरिष्ठ लेखक कहते थे कि विदेशों के लिए भी और इंटरनेट के लिए भी उनके मन में विरक्ति का भाव था। मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी जो किया गया कई जगहों पर, लेकिन प्रवासी जो हिंदी साहित्य है और प्रवासी जो हिंदी लेखक हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं इस इंटरनेट के माध्यम से। जो हमारा एक विशाल वैश्विक हिंदी परिवार जो बन रहा है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लगन, अपनी कर्मठता, अपनी निरंतर समर्पण के माध्यम से जो हम लोग कुछ काम करेंगे, एक बड़ा वैश्विक मध्य वर्ग परिवार बनाएंगे जिसको संरक्षण या सहयोग अभिजात वर्ग से भी होगा और जो कहीं ना कहीं निम्न मध्य वर्ग की रुचियों को भी परिष्कृत करेगा। ऐसा एक विश्वास लेके चलते हैं और आगे भी इन संदर्भों में बातचीत करेंगे कि कैसे हम हिंदी की गरिमा को हिंदी के फैशन में बदलकर, अच्छी हिंदी के फैशन में बदलकर कॉफी टेबल किताबों के साथ साथ अच्छी किताबों को भी हम लाना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें। और निस्संदेह संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अधिक से अधिक बातचीत, अधिक से अधिक इस प्रकार के कार्यक्रम, और जैसा सुमन जी ने कहा कि कोरोना का शुक्ल पक्ष ये रहा कि बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे, बहुत सारे वेब प्रोग्राम होने लगे, इंटरनेट पे बाढ़ सी आ गई कि एक दिन में 5-5 कार्यक्रम हो रहे हैं, 6-6 कार्यक्रम हो रहे हैं और लेखक या वक्ता एक कार्यक्रम से बदल के दूसरी जगह जा रहा है। तो ये एक अपने आप में एक सशक्त शुरुआत भी है हिंदी की ओर, ये एक अच्छा संकेत भी है। तो हम इसे लेके आगे चलते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। वैश्विक हिंदी परिवार और अक्षरम भारत से हमारे साथ जुड़ा है, वातायन यूके हमारे साथ जुड़ा है, सिंगापुर कविताई हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही जो अक्षरम के साथ साथ हमारे झिलमिल यूएसए हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं साहित्य कुंज, हमारी जो पत्रिका है। और आज तो हमें अरुण देव जी का भी सहयोग मिला है और बातचीत में हमें आपसे भी दिशा मिलती रहेगी। तो आशा है कि सभी का सहयोग बना रहेगा। अरुणा गुप्ता जी, शुभा राय त्रिपाठी, अनीता कपूर जी और विजय विक्रांत जी, इन सभी लोगों का जो लोग यहाँ से जुड़े हैं, रेखा सेठी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी, इस एक वायदा चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और दिशा निर्देशों में हम आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। हम लोग एक ही रास्ते के यात्री हैं, एक ही पथ के यात्री हैं। और हमारे पीछे जो, या हमसे कहना चाहिए अब हमसे आगे जो क्षितिज, हमारी नई पीढ़ी जो हमारे साथ चल रही है, हम लोग उनसे भी जुड़े रहेंगे। क्षितिज, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग एक दूसरे से संवाद करते हुए सुमन जी जैसे बहुत सारे नए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और संवार रहे हैं उस नई पीढ़ी को, वो काम निरंतर करते रहेंगे। सुमन जी, क्षितिज जी, अरुण जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।